वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगया। अब देखिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने विद्युत धारा चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र के गुण पढ़ लिए हमने, अरस्टेड का प्रयोग पढ़ा हमने, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम पढ़ा हमने। ठीक है, और इसके साथ में हमने सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, और साथ के साथ ही हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था विद्युत धारा वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसका पहला टॉपिक है दोस्तों विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स अगर कोई वर्ताकार पास है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, तो ये जितने भी कारक उसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये अपना पहला टॉपिक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम इस पार्ट में कंप्लीट करें, और सेकंड जो थर्ड पार्ट जो इसका बनेगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ होती है दोस्तों। वर्ताकार पास की बात की जाए तो वर्ताकार पास जो आपका डायग्राम था दोस्तों, ये देखो, ये वर्ताकार पास है। ठीक है, मैं वर्ताकार पास को ही ओपन रख देता हूँ, इसे ही वर्ताकार पास बोलते दोस्तों। ठीक है, मतलब पास मतलब सर्कुलर वायर होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर पास है। ठीक है, ये वाला जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, एक तरफ से धारा प्रवेश करेगी, एक तरफ से धारा बाहर निकलेगी दोस्तों। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र होता है जो समानुपाती होता है चालक से प्रभावित होने वाली धारा के। मीन्स चालक से जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब देखिए दोस्तों, दूरी के साथ हमेशा, भले वो बल हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, ऐसे बल में होता है, अगर दूरी जितना ज़्यादा बढ़ जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे कोई सा ही बल हो, भले वो विद्युत बल हो, भले चुंबकीय बल हो, उसका मान क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर मैं इसको स्टेटमेंट से लिखूँ तो दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं? बी सदिश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा जा सकता है अगर मैं दूरी को आर बोलूँ तो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या की। अब देखिए दोस्तों, ये कुंडली क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या क्या है। ठीक है, ये जो वर्ताकार पास है उसको हम कुंडली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुंडली। अब इसमें क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वायर्स लपेटे हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है मान लो। ठीक है, तो ये बहुत सारे वायर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक वायर की जगह बहुत ज़्यादा तार हो सकते हैं। ठीक है, वो फेरों की संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फेरों की संख्या भी हो सकती है दोस्तों, फेरे लपेटे हुए हो सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या, अब देखो फेरों की संख्या को हम किससे इंडिकेट कर देते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, जितने ज़्यादा फेरे होंगे धारा उतनी ही गुना हो जाएगी। मान लो एक फेरे से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर इसमें एन फेरे हैं, कितने फेरे हो उसके अंदर? एन फेरे हो, तब धारा कितनी हो जाएगी? एन आई हो जाएगी, क्योंकि भाई एक धारा अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी, ऐसे दूसरा लपेटा हुआ वायर है वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा, वो भी अपना चुंबकीय क्षेत्र देगा। तो कुल मिला के इन सब का चुंबकीय क्षेत्रों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। कैसा योग हो जाएगा? सदिश योग हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्लाइड को क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले बिंदु की। अगला बिंदु क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरों का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में समायोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार फेरे में समान है। मीन्स यहाँ पे इसने फेरों की संख्या को ही डिस्क्राइब किया है कि जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे में चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो एक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, और विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार फेरे में समान है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं इसको छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक फेरा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम मान लेते हैं इस तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट है, ये तो है ऊपर वाला पार्ट, और ये है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले को मैं डॉट से लिख देता हूँ, ये नीचे वाला पार्ट इस पर क्रॉस लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ, आपके दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम लगाते हो आप, तो यहाँ आप अंगूठा सेट करोगे तो जो मुड़ी हुई उंगलियाँ वो अंदर से बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। अब ऐसे एक वायर और आ जाता है, एक तार और ले लिया हमने, जैसे हल्का सा थोड़ा सा मैं इधर साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। केंद्र सेम है या मान लो इसका, ठीक है, इधर से जा रहा है। अब इसके लिए इसका केंद्र जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जुड़ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ समायोजित हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा, ठीक है। तो फेरे जितने ज़्यादा होंगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा, और समय से विद्युत धारा की दिशा कैसी है, समान है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की दोस्तों, वो है परिनलिका। अब परिनलिका क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि परिनलिका होती क्या है। अब देखिए परिनलिका होती क्या है। अगर मैं एक बेलन बनाऊँ, क्या बनाया दोस्तों, एक बेलन बना दिया, एक बेलनाकार आधार लिया है, मान लो कुचालक आधार है। अब इसके ऊपर मैं बहुत सारे तार लपेट दूँ, ठीक है, क्या लपेट दिए मैंने, तार लपेट दिए दोस्तों। अब ये जो तार है ये क्या है, ये आपके सुचालक तार है। ये जो स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, इसके अंदर एक तरफ से धारा प्रवेश करेगी, एक तरफ से धारा बाहर निकलेगी। अगर मैं ये बेलनाकार आधार, ये जो नीचे वाला आधार है उसको मैं हटा भी दूँ तो एक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, जो स्ट्रक्चर बचा जो बीच में से कैसा है, अगर मैं सामने से देखूँ तो वर्ताकार दिखेगा, और उसके अंदर आराम से एक बेलन आर पार निकल सकता है, ठीक है। और मोस्टली कुछ उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए, परिपथ को, परिनालिका को दृढ़ता प्रदान करने के लिए एक कुचालक स्टैंड जरूर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है परिनालिका। क्या बोला जाता है, परिनालिका, जो एक आपको सामने भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब परिनालिका होती क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार डिफाइन देख लेते हैं इसकी। पास पास लपेटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली ही परिनालिका कहलाती है। जिसमें क्या हो दोस्तों, बेलनाकार आकृति हो, बहुत सारे फेरे हो। जैसे यहाँ पे अपन ने फेरे की बात करें तो कितने फेरे हैं, 1 2 3, कितने फेरे हैं, 3 फेरे हैं। अब बात करते हैं, अब परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये आपको एक बिल्कुल सामने डायग्राम दिख रहा है। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, देखो अपन हम चालक की बात करें तो चालक से ही जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, दोनों ही केस में होगा। अब इसमें किस तरीके से उत्पन्न होगा दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर धारा प्रवेश करी, ठीक है, ये बैटरी लगाई हमने, ये कुंजी लगाई और धारा प्रवाहित करी। धारा प्रवाहित देखो कहाँ से कहाँ हो रही है, अगर हम बात करें तो धारा ऐसे से प्रवाहित हो रही है, यूँ। ध्यान से कुंडली को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम करूँ क्या इसको, चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ यार, अच्छे से दिख जाएगा आपको। अब ठीक है, हाँ ठीक है, ये देखिए ये बैटरी लगा रखी है, ये कुंजी है, ये तार है। अब इससे धारा प्रवाहित होगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी दोस्तों, ये एक फेरे से होके गई, फिर ऐसे घूमती हुई दूसरे फेरे में गई, ठीक है, फिर दूसरे फेरे से तीसरे फेरे में, ऐसे अलग अलग फेरे से होती हुई ये लास्ट में निकलती है। और अगर बात की जाए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ से, अगर जैसे आप अंगुष्ठ नियम लगाते हो, अंगुष्ठ नियम के बाद में तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये एन की भांति व्यवहार करेगा, और ये बात करेगा, ये व्यवहार करेगा आपके दक्षिणी ध्रुव की भांति। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी दोस्तों, ये बाहर निकलती हुई इधर अंदर आती हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र समायोजित होकर ये एक तरीके से ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की भांति। भाई दंड चुंबक का भी ऐसा ही होता है, ठीक है, दिखाएं डायग्राम, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवर्स मार देता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट, अब ताकि आपको डायग्राम क्या हो, अरे जा रहे हैं, ये ठीक है, इधर ही है क्या, ओके जस्ट ए मिनट, ये इधर ही होना चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम परिनालिका की।
तो ये देखिए दोस्तों परिनलिका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम कैसा दिख रहा है, एक जैसे दिखाई दे रहा है। मीन्स धारावाही परिनलिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो हमारा अगला पॉइंट भी वही लिखा हुआ है दोस्तों, परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। छड़ चुंबक बोल लो या दंड चुंबक बोल लो, बात एक ही दोस्तों, ठीक है। यानी परिनलिका, धारावाही परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान ही होता है, या हम कहें दंड चुंबक के समान होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, अगली हेडिंग पर। अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ हम पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या पॉइंट्स हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। हो गया जूम, दिखाई दे रहा है अच्छा से आपको, ठीक है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है, समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी परिनलिका अंदर की बात करें, ठीक है, जैसे परिनलिका है, ये कुंडलियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है। यहाँ से धारा जैसे इधर से प्रवाहित हो रही थी, इधर से बाहर निकल रही है, यानी इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे नीचे, और यहाँ से फिर नीचे। और यहाँ पे जैसे आपने अंगुष्ठ नियम लगाया तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र को अपन ने 20 सदिश से व्यक्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो इसके अंदर समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। यानी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाई जाती है? समांतर रेखाओं से दर्शाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ होती है, ठीक है। इसको स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट भी यही है दोस्तों। देखिए, क्लियर कर देता हूँ मैं स्लाइड को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? परिनलिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, जानते हो आप। यहाँ तक कि चुंबक के अंदर, दंड चुंबक हो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। यानी चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और चुंबक के अंदर क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। और ऐसा कैसे ही परिनलिका में होता है, तो परिनलिका के अंदर होता है दक्षिण से उत्तर, ठीक है दोस्तों। परिनलिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये चुंबक कैसे बनाई जाती है। इसमें ये परिनलिका है, ठीक है। आपको पता है परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या कि ये परिनलिका बनाई, दो ज़्यादा फेरे नहीं लेते, 3 फेरे लेते हैं। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर। अब चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान सुनना, जब लोहे की वस्तु को अधिक समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जैसे कोई लोहे की छड़ रख दी, अब ये काफ़ी दिनों तक पड़ी रहेगी, तो इसके अंदर भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चूँकि ये बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, ठीक है। तो जब आप इसको बाहर निकाल लोगे तो इसमें ये दंड चुंबक की बात करेगी। लोहे की जो छड़ है ना दोस्तों, ये लोहे की छड़, जैसे हम परिनलिका इसको बाहर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद में इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने परिनलिका हटा दिया, अब मैंने क्या किया, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये लीजिए, यहाँ हमने क्या करा, एक जब इसको परिनलिका में रखा था, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो रही थी दोस्तों? ऐसे हो रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो ध्रुव है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? एस की भांति। ये ध्रुव किसकी भांति व्यवहार करेगा? एन की भांति। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा बना सकते हैं अपन आराम से, ये कुछ इस प्रकार। यानी परिनलिका में जब लोहे की वस्तु को अधिक समय तक रख दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और वो चुंबकीय भांति व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिनलिका का उपयोग किसी लोहे की वस्तु को चुंबक बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको कहा जाता है बेटा कृत्रिम चुंबक। कौन सी चुंबक बोलते हैं इसको? कृत्रिम चुंबक। अब देखो चुंबक के प्रकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कर दूं मैं स्लाइड को? चलो आइए, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, दो चुंबक को वर्गीकरण किया है। विद्युत चुंबक जिसको हमने खुद बनाया है, और स्थायी चुंबक जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, ठीक है, और लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच में हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए होती क्या है, विद्युत चुंबक क्या होती है? अस्थायी चुंबक होती है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए चुंबक और चुंबकत्व कैसे समाप्त किया जा सकता है? इसके भी 2-4 तरीके हैं। गर्म करना,
चुंबक को ऊपर से घिराना, लंबे समय तक पृथ्वी में गाड़ के रखना, तो इनसे इनके चुंबक तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ बात करूँ अस्थायी चुंबक की, तो आसानी से चुंबक तो समाप्त नहीं किए होते तो हैं दोस्तों। ऐसा अपने ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता हो, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। तो चुंबक तो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, पर आसानी से नहीं होगा। मतलब जितना आसानी से विद्युत चुंबक का चुंबक तो समाप्त हो जाता है, स्थायी चुंबक का चुंबक तो समाप्त नहीं होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, यानी विद्युत चुंबक की शक्ति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। भाई परिनलिका के अंदर आप अगर धारा का मान बढ़ा दो तो प्रबल चुंबक बन जाएगी, यानी उसका चुंबक तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और स्थायी चुंबक की बात करें तो शक्ति निश्चित होती है। स्थायी दोस्तों वो है कि जो स्थायी मिली है आपको, ठीक है, उसके चुंबकत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा चुंबकत्व आपको प्रतीत हो रहा है वैसा ही दिखाई देगा। वैसे कहा जाए ना तो स्थायी चुंबकत्व थोड़ा सा हम कहें तो विद्युत चुंबक की तुलना में क्या होता है, देखो तुलनात्मक है यार, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। चलो इस पर अपन चर्चा नहीं करते, इधर आओ। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्रुवीयता बदली जा सकती है। यानी कहने का मतलब अगर मैं परिनलिका के अंदर लोहे की जो छड़ हमने पहले रखी थी, अगर मैं उसको उल्टा रख दूं तो विपरीत दिशा में ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो कहने का मतलब पलटने के बाद चुंबक की ध्रुव की अदला बदली भी की जा सकती है। ये तो है विद्युत चुंबक के अंदर। बाकी स्थायी चुंबक के अंदर फिक्स रहता सारा मामला। ठीक है। मतलब उत्तरी ध्रुव ही रहेगा और दक्षिणी ध्रुव ही रहेगा। उत्तर को दक्षिण में और दक्षिण को उत्तर में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, जिस चीज़ को मैंने कहा था ना रहने दो वो आ गया, विद्युत चुंबक। ठीक है। प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अधिक शक्तिशाली। प्राय मतलब कम शक्तिशाली भी हो सकते हैं। ठीक है। एक अधिकांशता की बात करें तो अधिकांश क्या होगा, ये शक्तिशाली है तुलनात्मक रूप से किससे, स्थायी चुंबक से। ठीक है। चलो प्राय कमजोर होते हैं। स्थायी चुंबक का चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्या है, प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। ठीक है। चलो मैं इसका एक दूसरा नाम दे देता हूँ आपको। विद्युत चुंबक को बोला जाता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कृत्रिम चुंबक। मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। विद्युत चुंबक को बोला जाता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है। कृत्रिम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और स्थायी चुंबक को बोला जाता है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। ये याद रखना आप, विद्युत चुंबक को कृत्रिम चुंबक बोला जाता है और स्थायी चुंबक को ही प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ठीक है। अगली हेडिंग पे आते हैं दोस्तों, चुंबक के क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चुंबक के क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, यानी कहने का मतलब चुंबक के क्षेत्र है, उसमें अगर कोई धारावाही चालक हम ले आते हैं तो देखिए जैसा आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर टकराएंगे तो उनके बीच में चुंबकीय बल आरोपित होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये कोई एक चुंबक है। चलो मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं। ठीक है, जूम कर देते हैं। चलो इसको स्लाइड को रोक लेते हैं। ये देखिए ये एक चुंबक है। अब इसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों, ये चारों ओर इसका क्षेत्र है। ठीक है। अब क्या होगा, एक दूसरी चुंबक और है N और S। ठीक है। अब इसका भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर टकरा गए दोस्तों, संपर्क में आ गए, नहीं आए। और संपर्क में आएंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। क्योंकि ये S है और ये N ध्रुव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पे N होता तो ये प्रतिकर्षित करने लग जाते। मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अगर संपर्क में आते हैं तो दोनों के बीच में चुंबकीय बल आरोपित होता है। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक। अब चुंबकीय क्षेत्र खुद का चुंबकीय क्षेत्र है ही। विद्युत धारावाही चालक, आपको पता है जब भी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र हुआ नहीं हुआ, तो दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर संपर्क में आएंगे नहीं आएंगे। इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये खुद चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो दोनों के मध्य चुंबकीय बल आरोपित करेगा, यानी कार्य करेगा। चलो अब देखिए, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रस्तुत किया इन्होंने, चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर, यानी विद्युत धारावाही चालक है
उसके ऊपर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है, यानी बल आरोपित करेगी। ठीक है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, अधिकतम नहीं, अधिकतम है, ठीक है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंब हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करेगा एंगल। ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक परस्पर कैसे हो, लंबवत, हम मान लेते हैं जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये हमने बोल दिया धारावाही चालक। ठीक है, जो हमने कैसे रख दिया, लंबवत रख दिया। इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से रखोगे तो दोस्तों इसमें जो बल होगा वो अधिकतम कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा दोस्तों, अधिकतम। थोड़ी बड़ी क्लासों में आने के बाद जैसे अपन देखते हैं कि इसका सूत्र है, बिकॉज अभी देखिए दोस्तों ये हम क्लास 10th के तो कंप्लीट वीडियो हैं, ठीक है, और क्लास 12th के लिए बेसिक है। ठीक है, क्लास 12th के पर्टिकुलर लेक्चर्स अपन थोड़े डीप लेक्चर्स अभी स्टार्ट करेंगे, और मैं उसके लिए क्या ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों ऑन बोर्ड पढ़ें तो ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपन सारे डेरिवेशंस को लाइव करेंगे। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखो जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उस पर डिपेंड करता है कि ये बाकी चीज़ें कितनी जल्दी आती हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है भैया। ठीक है, आपके दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, बताओ यार एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है, आपको कैसा लगता हूँ उस हिसाब से आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज अगर अपन साथ बैठकर अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा होता, आप पढ़ रहे होते वहाँ पे, तो आप मेरे को वहाँ मंथली कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये कॉस्ट कर रहे होते। ठीक है, वहाँ की फ़ीस वगैरह प्रोवाइड करा रहे होते। बट अभी हम यहाँ पर इस उद्देश्य से नहीं है दोस्तों कि मुझे आपसे कोई पेमेंट चाहिए या कुछ आपसे कुछ लालच है। बट ये है, लॉकडाउन है दोस्तों, लॉकडाउन में आपका नुकसान भी हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटर ये है कि आपको कुछ नॉलेज दूँ मैं। ठीक है, वो भले फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, और शिक्षा हमेशा, जो कहने का मतलब है, शिक्षा हो गई, विद्या हो गई, वो हमेशा बांटने से बढ़ती है दोस्तों। और मैं तो इसी फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ। और मेरे पास तो दोस्तों जब कोचिंग सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो थोड़े गरीब परिवार से थे, तो हम उनसे कभी फ़ीस लेते भी नहीं थे दोस्तों। तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में कभी व्यापार नहीं रहा हमारा, और ना ही आगे कभी रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, आपके कन्फ्यूजन जितने भी हैं दोस्तों, उन सबको हम क्लियर करेंगे। मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ दोस्तों, और रेगुलर मैं जब ये वीडियो चलते हैं मैं यहाँ पे लाइव रहता हूँ मैं आपके साथ में, और आज भी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलें। यहाँ पे जैसे गिनती के हमको 5, 10, 15 व्यूज़ दिखाई देते हैं, उसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में लाइव कम से कम अभी इनिशियल स्टेज पे 100-200 लोग तो जुड़े। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो शेयर होंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो क्या था दोस्तों, आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबकीय क्षेत्र भी किसी धारावाही चालक के परिमाण के समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम हो जाता है जब विद्युत धारा चुंबकीय दिशा के लंबवत होती है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे एक चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, F बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ठीक है, ये साइन हो गया दोस्तों। चलो, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, आई हो गया धारा। देखो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आई होगी धारा, एल हो गया चालक की लंबाई, और थीटा क्या दोस्तों, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो साइन 90 डिग्री, चूँकि यहाँ पे लंबवत की बात कर रहा है दोस्तों, कब अधिकतम होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, तो साइन थीटा लंबवत के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। कितनी होती है, 1। साइन जब थीटा यहाँ पे कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, और जब विद्युत धारा की दिशा बदल दोगे आप, तो बल की दिशा भी बदल जाती है। तो इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से शो किया हुआ है, जहाँ पर हमने क्या लिया है, एक चुंबक ली है। और दोस्तों ये जो चुंबक है जो सामने आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है नाल चुंबक। कौन सी चुंबक बोलते हैं दोस्तों, नाल चुंबक। अभी तक आपने दंड चुंबक के बारे में पढ़ा है,
दंड चुंबक जिसको छड़ चुंबक भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक होती है नाल चुंबक जो घोड़े की नाल की तरह दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है, नाल चुंबक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये छड़ रख रखी है दोस्तों, ए बी क्या रख रखी है, एक छड़ है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है दोस्तों, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होने के लिए पूरा इसका पूरा सर्किट बना रखा है दोस्तों, ये देखिए पूरा सर्किट है, सर्किट के अंदर बैटरी कुंजी यहाँ से लपेट कर, तो ये पूरा एक परिपथ बना रखा है, यानी कहने का मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी। और ये नाल चुंबक है दोस्तों, तो नाल चुंबक उस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेगी और इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई चुंबकीय बल कार्य कर रहा है या नहीं, या किस दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन है दोस्तों ये, ठीक है। तो अगली हेडिंग पे आते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, इनमें चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है दोस्तों फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, जिसे हम बायां हाथ का नियम भी होता है। कौन सा हाथ का नियम कहते हैं इसको, बाएं हाथ का नियम, जिसे वाम हस्त नियम। बाएं को ही वाम कहा जाता है, ठीक है, और दाएं को दक्षिण कहा जाता है। दाएं को क्या कहा जाता है, दक्षिण, और बाएं को क्या कहा जाता है, वाम, ठीक है। चलो अब ये नियम है क्या, इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आगे नोट्स को देखने से पहले अपन खुद उसको समझते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य भी ये रहता है दोस्तों, बिकॉज मैं तो देखो ये तो अभी थोड़ा पीडीएफ वगैरह है उससे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ये पीडीएफ ना होती तो आपको बोर्ड पे अपन लाइव देते हैं इनका प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपने अब तक वीडियोज़ देखे हैं मेरे, उनमें आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है, कि बुक एज ए सप्लीमेंट अपन यूज करते हैं ताकि आपको नोट्स वगैरह सामने दिख जाए, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ तो वो सब कुछ आप लिख नहीं सकते, ठीक है। लिख सकते हो, बाय द वे इट इज़ पॉसिबल, बट आप भी क्या महान आलसी, मैं भी महान आलसी ठीक है। इधर आ जाओ, दुनिया के अंदर दो बड़े आलसी है, एक आप एक मैं चलो यहाँ पे आ जाओ। तो वामहस्त का नियम है, तो यहाँ पर ये अंगूठा हो गया दोस्तों आपके वामहस्त यानी बाएं हाथ का अंगूठा। ये जो अंगुली है दोस्तों, ये कौन सी अंगुली है आपकी, ये है आपकी तर्जनी, और इसके पास में जो नीचे होती है मिडिल फिंगर जो है मध्यमा, ठीक है। तो मध्यमा को ऐसे लंबवत रख दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, और बाकी दोनों फिंगर को आप ऐसे राउंड ही रहने दो, ठीक है। जस्ट ए मिनट। तो थोड़ा ठीक ठीक डायग्राम है दोस्तों, इतना अच्छा डायग्राम तो मेरे से आज तक नहीं बना चलो ठीक है। ये अंगूठा है दोस्तों, ये अंगूठा हो गया। तो ये अंगूठा व्यक्त करता है दोस्तों, देखो इसको याद करने के लिए सीधा तरीका FBI, क्या याद करोगे, FBI। तो ये तो हो गया दोस्तों F, ये बल की दिशा को इंगित करेगा। ये जो आपकी दोस्तों तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जिसको FB, देखो ऊपर से नीचे FB, और लास्ट में जो फिंगर है दोस्तों वो है I, यानी जो आपकी मध्यमा है, मध्यमा किसकी दिशा को इंगित करेगी, धारा की दिशा को इंगित करेगी। किसकी दिशा को इंगित करेगी दोस्तों, धारा की दिशा को। तो ये हो गया I। ध्यान रहे दोस्तों, तीनों परस्पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। कैसे हैं, लंबवत है। यहाँ पे I हो गया, ये F हो गया, ये F, ठीक है, FBI, ठीक है। अब अपन डायग्राम पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले अपन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी। लैंग्वेज क्या है दोस्तों, अपने हाथ की, ठीक है, तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों परस्पर एक साथ कैसे हो, लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, देखो तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा किसकी दिशा को बताए, विद्युत धारा की दिशा को, तो अंगूठा चालक की गति या बल की दिशा को इंगित करेगा। देखो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, तो डायग्राम, हाँ मैंने डायग्राम बिल्कुल सीधा बनाया था दोस्तों, अंगूठा ऊपर रखा था, इसने अंगूठा साइड में लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो मोबाइल को तिरछा करके देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को तिरछा करके देख सकते हैं। तो अंगूठा है ये बल की दिशा को इंगित करेगा, ठीक है। ये जो आपकी तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी B को, और ये इंगित करेगी दोस्तों धारा की दिशा को, I बोल दिया अपन ने, ठीक है। स्लाइड को क्लियर कर देते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी दर्शा रखा है दोस्तों। क्या डायग्राम है इसके अंदर, ये बल हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इसके लंबवत क्या हो गया दोस्तों, ये विद्युत धारा हो गई, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। आप ये CT स्कैन वगैरह MRI वगैरह अपन करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र का ही परीक्षण करते हैं,
ठीक है। तो एमआरआई जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मानव शरीर का हृदय और मस्तिष्क दोनों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र क्यों होता है, इसका कारण बताओ। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है जो लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है तरल के रूप में, वो है रक्त, ठीक है दोस्तों। और रक्त में क्या होता है दोस्तों, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, थोड़ा धीरे लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन तो है, अब हीमोग्लोबिन का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है लोहा। लोहा मतलब आयरन, ठीक है। अब दोस्तों आयरन में क्या होता है भाई, चुंबकीय गुण होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि किसी चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहे हैं। देखो प्रतिकर्षित तो नहीं होते हैं, लोहे की वस्तु हमेशा आकर्षित होती है चुंबक की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे लोहे में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी चुंबकत्व पाया जाता है। इसे लोह चुंबकत्व भी कहा जाता है या लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहे को लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्यों होगा उसका कारण आपको पता चल गया, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त है और रक्त में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का मूल तत्व क्या है, लोहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है, एमआरआई है। एमआरआई की जाती है मस्तिष्क और हृदय के रोगों को पता करने के लिए, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ठीक है। इसको एमआरआई को ही हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसा यंत्र है, ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है या दर्शाती है, ठीक है। जैसे एमीटर देखा दोस्तों आपने, ठीक है। एमीटर को किसी परिपथ में कैसे संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैसे क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। एक सिरा इसका प्लस होता है, दूसरा सिरा इसका माइनस होता है। तो ये क्या करेगा, धारा की दिशा भी बताएगा, ठीक है। एमीटर की बात करें तो धारा की दिशा नहीं बताएगा दोस्तों, ये बताएगा धारा का परिमाण, ठीक है। दिशा नहीं बताएगा, क्या बताएगा, परिमाण, मान बताएगा। और आपको दिशा भी ज्ञात करनी है कि धारा की दिशा क्या है, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, थोड़ा सा हल्का सा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। ये वास्तव में गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के अंदर ये पूरा सर्किट है, जैसे अपन जी लिखा हुआ होता है, नीडल होगी इसके अंदर, ठीक है। ये बीच में जीरो होता है दोस्तों। जब धारा इधर प्रवाहित होगी, इसके अंदर भी दो टर्मिनल होंगे, अभी धारा प्रवाहित कर दी हमने, परिपथ में तो जोड़ा ही नहीं इसको, चलो परिपथ में जोड़ देते हैं इसको, ये जोड़ दिया भाई, ठीक है। आगे जाके कहीं बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये सिरा इसका प्लस है, ये सिरा इसका माइनस है, डैश डैश कर दिया दोस्तों, किसी न किसी परिपथ से जुड़ा हुआ है। अगर विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित होगी तो ये जो निडल होगी दोस्तों वो इस तरफ विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। और अगर परिपथ में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तब क्या हो जाएगा, ये निडल इस दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला गुण है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी विद्युत चुंबकत्व का प्रेरण हो रहा है। प्रेरण यानी पास से नहीं, ये एक दूसरे के पास होंगे परंतु अपने गुण को स्थानांतरित कर देंगे। अब कैसे होगा दोस्तों, देखिए, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को किस में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, विद्युत धारा। अब देखिए, उस चालक में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, परंतु जैसे ही उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, किस में रख दिया दोस्तों, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, तब उसमें क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, या विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। अब ये जो पूरी परिघटना है दोस्तों, ठीक है, देखिए, ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये जो पूरी परिघटना है दोस्तों, ये जो प्रोसेस हुई है, इसी को ये हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्रियाकलाप पर। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में एक हमने क्या लिया है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को ही हम यहाँ पे प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक परिनलिका ली दोस्तों, ठीक है, और ये एक गैल्वेनोमीटर संयोजित कर दिया। क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को स्रोत नहीं होता दोस्तों, ये केवल दिशा बताता है। क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा। किसकी दिशा बताता है? धारा की दिशा। ठीक है, अब मान लो, चलो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं हटा देता हूँ। अगर ये यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, तो क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्रोत संयोजित नहीं है। धारा का मान क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। कैसा होगा? 0। अगर यहाँ पर अब क्या कर दें हम, कोई एक चुंबक लिया है पास में। क्या लिया है दोस्तों? ये चुंबक आ गई। अब चुंबक को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इसके पास में। अब इसमें क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र। अब जब ये इसके पास जाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। देखो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, ये चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार निकलेगी। ठीक है, निकलेगी नहीं निकलेगी? ये चुंबकीय बल इसमें से, बल रेखा इसमें से बाहर निकलेगी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका उल्टा करके देखो एक बार, अगर चुंबकीय किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो तो उस चालक से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। एक दूसरे का अपोजिट है ये। ठीक है, एक दूसरे के साथ अपोजिट। जब चालक से धारा प्रवाहित हुई तो उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ऐसे ही कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने कोई चालक रख दिया तो उसमें क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों सत्य है। ठीक है, और जो बाद वाली प्रोसेस है, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम चालक रख देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसी परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, क्या है दोस्तों? जब चुंबक को कुंडली की तरफ लेकर जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इसमें होगा दोस्तों, इस चुंबक का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और गैल्वेनोमीटर में क्या दर्शाने लग जाएगा? गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताने लग जाएगा। जब ये पास जाएगा तब इसमें धारा की दिशा दूसरी होगी, जब ये दूर जाएगा तब धारा की दिशा दूसरी होगी। ठीक है, यानी दोनों स्थितियों में, जब चुंबक पास जाए या चुंबक दूर जाए, तो दोनों कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा है, तो धारा की दिशा किसकी होगी? एक दूसरे के परस्पर विपरीत होगी। ठीक है, अब देखिए, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप धारा की दिशा को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता, यानी गति करानी जरूरी है। क्या चाहिए हमें? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको अगर हमने रोक दिया, यानी कहने का मतलब अगर चुंबक की गति शून्य है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर ये रुकी हुई है, v = 0 है, तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी अगर ये रुका हुआ है। रुका हुआ है इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। अगर इसकी वेलोसिटी का मान कुछ ना कुछ हो दोस्तों, ठीक है, अगर इसमें वेलोसिटी है, भले वो पास जाए भले वो दूर जाए, दोनों स्थिति के अंदर यहाँ पे धारा प्रवाहित होनी है। क्या प्रवाहित होगी दोस्तों? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब चुंबक को जस्ट ए मिनट जब चुंबक को दूर लेकर जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में भी क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है। बता दिया था दोस्तों आपको। तो दोनों दिशाओं में, पास जाएगा या दूर जाएगा, दोनों कंडीशन के अंदर जो धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर एक में धारा अगर इस तरह प्रवाहित होती है तो दूसरे में इस तरह प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को क्लियर कर देते हैं और अगले पॉइंट पर आ जाते हैं दोस्तों हम। ठीक है, क्रियाकलाप ही है। एक क्रियाकलाप हम देख चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड क्रियाकलाप है। ठीक है, दूसरा क्रियाकलाप क्या है दोस्तों? मुझे लगता है दोस्तों समय इतना बहुमूल्य है, ठीक है, कि अब देखो जितना बड़ा लेक्चर होगा हो सकता है कि आपका दिमाग भी उतना ही भारी हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या है, एक कुछ 4-5 टॉपिक्स को ही एक लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं, वो ज़्यादा बेटर ही है। ठीक है,
अगर मैं प्रॉपर क्लास में बैठे होते अपन तो क्लास में क्या होता है दोस्तों कि आप सबसे लोग साथ में होते हैं, कुछ क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछते हैं। अब यहाँ पे क्या सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें, बाद वाली चीज़ें आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर बन के निकल जाए। तो बेटर ये है कि वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। और हम आज के लेक्चर में, ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इसके अगले टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मीन्स कल डिस्कस करेंगे। कल इसी टाइम सुबह 9 बजे आपकी क्लास है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम की क्लास सुबह 10 बजे है, आज भी है, कल भी है और रोज़ बनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, जब तक क्लास बनी रहेगी। अब आइए इधर। तो दोस्तों क्रियाकलाप 2 है जिसमें 2 कुंडलियाँ ले ली दोस्तों। क्या ली है दोस्तों? 2 कुंडली। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है तो वह एक दंड चुंबक की बात व्यवहार करती है, यानी यह परिनलिका बनाती है दोस्तों। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये एक दंड चुंबक की बात व्यवहार करेगी। अब एक दूसरी कुंडली ले ली। अब दूसरी कुंडली के अंदर कोई भी स्रोत नहीं है, मतलब धारा का मान 0 है। धारा का मान कैसा है दोस्तों? 0 है। ठीक है, 2 कुंडली है, इसको हम बोल देते हैं प्राथमिक कुंडली। ये तो धारावाही कुंडली है। कैसी कुंडली है? धारावाही कुंडली, जिसे हम क्या करते हैं? प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक कुंडली। ये है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक कुंडली में क्या होता है? ऑन ऑफ वाला मैटर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कुंजी। इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, स्विच ऑन किया जाता है। तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा दोस्तों? गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा। क्या होगा? क्षणिक विक्षेप, हल्का सा। क्योंकि अभी ये इसका कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, जब ये ऑफ था, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था इसका, ऑन करते ही थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों स्थायी विद्युत धारा। एक फिक्स विद्युत धारा कर दी दोस्तों, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, कोई विक्षेप नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या चाहिए? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कैसा चाहिए? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ठीक है, स्थायी विद्युत धारा होगा तब वो कैसा हो जाएगा? स्थायी धारा हो जाएगी। कैसी धारा हो जाएगी दोस्तों? स्थायी धारा। और स्थायी धारा वाले केस के अंदर इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कोई भी विक्षेप नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, जब स्विच ऑफ किया जाता है, जैसे ही ऑफ कर दिया तो क्षणिक विक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षणिक विक्षेप। परंतु पहले अगर विक्षेप इस तरफ है तो दूसरी स्थिति के अंदर, यानी जब इसको ऑन करोगे तब विक्षेप, अगर विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो ऑफ करने वाले केस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोस्तों, इस तरफ प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, कैसी डायरेक्शन में हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है और कुछ घरेलू परिपथ की चर्चा की गई है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो को देखिए, पढ़ा मैं रहा हूँ, थैंक यू आपको बोलना पड़ रहा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, बड़ा बड़ा आभार है, आप पढ़ रहे हो हमारे से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर से थैंक यू बोल देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।